Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SP Academy classes। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं, एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, इस बारे में डिस्कशन किया था। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने से पहले दो अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ना आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलते हैं, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। तो मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के साथ ये डिस्कस किया जाए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में मैं ना इधर लाइन खींच देती हूँ, ये यहाँ तक क्वेश्चन है, ठीक है। इसके नीचे मैं सोल्यूशन करूँगी। आपको ना रिएक्शन दी है, क्या रिएक्शन दी है, 2A गिव्स B + 3C, ये आपको रिएक्शन दी है। और इसके लिए कहा है आपको कि भाई A के रिस्पेक्ट में रेट ये है, B के रिस्पेक्ट में रेट ये है और C के रिस्पेक्ट में रेट ये है। आप सभी को ये बात पता है कि रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस ये सिंबलाइज कर रहा है कि ये रिएक्टेंट है और इनके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। इट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है। आगे आपसे कहा जा रहा है कि K1, K2, K3 के बीच का रिलेशन निकालिए। ऑप्शंस को मैं नहीं देख रही क्योंकि ऑप्शंस देखने से कंफ्यूजन हो जाती है। सबसे पहले हमेशा ये चीज़ ट्राई किया करो कि आप खुद से सॉल्व करो। कई बार होता है ऑप्शन को देख के आंसर आ जाता है और कई बार होता है कि हम खुद से करते हो फिर ऑप्शन को देखते तो हमें समझ आ जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना बताया था। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका क्या है, माइनस जो भी आपकी सोशियोमेट्री है उससे रेसिप्रोकल में लिख दीजिए। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, इसका क्या हो गया, प्लस का dB/dt और इसका क्या हो गया आपका प्लस का 1/3 dC/dt। ये लिख लिया हमने रेट एक्सप्रेशन। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि -dA/dt किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हम पुट कर सकते हैं इस वैल्यू की जगह, हम इसको पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसकी जगह ये और माइनस की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ कि ये बराबर है आपके K1 A की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब इसकी जगह ये लिखा है ना मैंने, अब यहाँ पे 1/2 भी तो है, तो ये हो जाएगा /2, ठीक। उसके बाद प्लस का dB/dt किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसकी जगह हम ये लिख देते हैं K2 A की कंसंट्रेशन का स्क्वायर /dt। सॉरी ये ऐसे ही रहेगा आपका dB/dt की जगह आप ये पुट कर रहे हैं ना, तो ये यही रहेगा, ठीक है। हाँ, आप चाहे तो /1 लिख सकते हैं, ठीक है, चाहो तो 1 नहीं लिखो। फिर उसके बाद क्या है, dC/dt। dC/dt आपका क्या है, dC/dt की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, K3। तो ये हो गया आपका, अच्छा 1/3 वहाँ मेंशन नहीं है तो 1/3 हम लिखेंगे बाद में। तो इसकी जगह प्लस की जगह और इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं K3 A⁻² और ये 1/3 हमारा ऐसे आ जाएगा। तो देखिए A⁻², इससे पूरा कट गया आपका। तो क्या आ गया आपका, ये K1/2 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3/3, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें से कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये है K1/2, फिर K2 और फिर K3/3। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4th, है ना। इजी था। अगर आप इस क्वेश्चन को कभी एग्जाम में डायरेक्ट देखते बिना करें तो हो सकता था आपका दिमाग चल जाता, बट ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं, बच्चा उस समय अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में होता है, प्रेशर में होता है। तो कई बार आसान सवाल भी ना हम समझ नहीं पाते कि कैसे करना है, जबकि कुछ नहीं करना था इस सवाल में। रेट ऑफ रिएक्शन लिख के बस इसकी और इसकी वैल्यू को पुट करके जो कॉमन आ रहा था कैंसिल करके बताना था, है ना। बट अब आपने ये कर लिया, तो जब भी इस तरीके का सवाल आपको पेपर में मिलेगा तो आप कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करते रहने चाहिए। एनसीईआरटी का नहीं है ये, बट फिर भी मुझे अच्छा लगा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान है।
आपसे कहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन हाउ इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द अंडरलाइन प्रोडक्ट रिलेटेड टू द डिसअपियरेंस ऑफ द अंडरलाइन रिएक्टेंट। ये अंडरलाइन रिएक्टेंट है, ये अंडरलाइन प्रोडक्ट है, और इनके बीच का क्या निकालना है, हमको रिलेशन निकालना है कि कैसे रिलेटेड है। रिएक्शन लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, और देखो पूरी भी लिखने की जरूरत नहीं है, जब इसका और इसका पूछा तो सिर्फ इसी का लिखो। रिएक्टेंट के लिए क्या लगाते हैं, माइनस, सोशियोमेट्री तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस बाय dt इज इक्वल टू, प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं प्लस, सोशियोमेट्री जो है उसको लिखेंगे 1/3, और ये क्या हो जाएगा आपका dBr2/dt। तो देख लो ये कहाँ है ऑप्शन, इस वाले में 1/3 मिसिंग है, इस वाले में 1/3 आ गया, ठीक, और इस वाले में क्या किया है, माइनस BrO3 माइनस बाई dt 1/3 dBr2/dt। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका थर्ड। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेट लॉ। अब धीरे धीरे हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत आसान है, मैं कहती हूँ 12th में इससे आसान चैप्टर कोई नहीं है अगर आप इसको हंसते हंसते पढ़ें। ठीक है, तो देखिए रेट लॉ क्या कहता है, जैसे कि मान लीजिए कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हैं, कोई भी दो रिएक्टेंट अज्यूम कर सकते हो, A B, ठीक है, P Q, कुछ भी कर सकते हो, तो ये C और D बना रहे हैं। रेट लॉ ये कहता है कि जो भी रिएक्शन का रेट है, जो भी रिएक्शन की स्पीड है, ये सीधा सीधा इस पर डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ठीक है, रेट लॉ क्या कहता है कि रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन की जो स्पीड है, वो किस पर डिपेंड करती है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था फैक्टर अफेक्टिंग में, कि जितनी ज्यादा हमारी कॉन्सेंट्रेशन होती है उतने ज्यादा हमारे क्या होते हैं, मोल्स, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतने ज्यादा क्या होंगे हमारे पास पार्टिकल्स, चाहे एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो। जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा हमारे पास कोलिजन, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा क्या होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन, और रिएक्शन का रेट जो है, स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, जो रेट है वो किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ इन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की कुछ पावर होती है जिसको हम उसका ऑर्डर कहते हैं। आप स्मॉल b लिख सकते हो, n कुछ p लिख सकते हो, अल्फा बीटा लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इनको अल्फा और बीटा को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर क्या होता है वो अभी हम 5-10 मिनट बाद ऑर्डर पे भी आ जाएंगे कि ऑर्डर क्या होता है। जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो रेट कांस्टेंट k आता है, स्मॉल k लिखते हैं। A की कंसंट्रेशन की पावर अल्फा, B की कंसंट्रेशन की पावर बीटा। ठीक है, समझ में आया। अब डेफिनेशन को पढ़ लो, समझ आ गया है तो। कह रहे हैं कि रेट लॉ क्या है, रेट लॉ जस्ट एक एक्सप्रेशन है, एक तरीका है जिससे हम समझाने की कोशिश करते हैं। क्या चीज समझाने की कोशिश करते हैं कि जो भी रिएक्शन का रेट है, ठीक है, किसके टर्म्स में, मोलर कंसंट्रेशन की टर्म्स में, रिएक्टेंट की। ईच टर्म रेज टू सम पावर, हर टर्म जो है उसकी कुछ ना कुछ क्या रहेगी, पावर रहेगी, जो आपकी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, सेम एज द कोफिशिएंट, सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट उनको कहते हैं जो इनके आगे नंबर लिखा होता है। तो कह रहे हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू इससे मेल खा भी सकती है, नहीं भी खा सकती। देखो मैं तुमको एक बात बताती हूँ, जो हमारा ऑर्डर होता है उसका इन कोफिशिएंट से ना कोई लेना देना नहीं होता। मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, और इधर भी 1 आ गया, इधर भी 2 आ गया, वो एक जस्ट कोइंसिडेंस है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि यहाँ के आगे के नंबर को हम पावर में चढ़ा देते, नहीं, वो इक्विलिब्रियम में चढ़ाते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन में चढ़ाते हैं, इधर रेट लॉ में नहीं चढ़ाते हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि आपका अलग भी आ जाए, हो सकता है आपका सेम भी आ जाए, बट इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, बस उसके बाद कह रहे हैं इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपसे कभी ना देखो कोई रेट लॉ पूछेगा नहीं, बट फिर भी अगर कभी आ गई रेट लॉ तो आप काम की बात ध्यान रखो कि रेट लॉ ये कहती है कि रिएक्शन का जो रेट है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेस टू सम पावर अल्फा एंड बीटा। इतना भी लिख के आ जाओगे, आपका कोई आधा नंबर भी नहीं काटेगा, पूरे नंबर देगा। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो रेट कांस्टेंट के आता है। क्या होता है ये? रेट कांस्टेंट के। ठीक, अब अगर हम सारी कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी पुट कर दें, जैसे ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन को हमने यूनिटी पुट कर दिया, मोल पर लीटर पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? यही रेट हमारा किसके बराबर हो जाएगा? के बराबर हो जाएगा। इसीलिए इसको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। इसे हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। हर रिएक्शन का अपना खुद का के होता है, खुद के की पर्टिकुलर वैल्यू होती है। ठीक है, समझ में आया? तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई रेट कांस्टेंट के क्या है, तो आप कहेंगे रेट कांस्टेंट हमारा रेट ही होता है जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हम क्या पुट कर देते हैं? यूनिटी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके से नोट करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रेट कांस्टेंट की मैंने के की डेफिनेशन लिख दी है कि ये हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन ही होता है जब हर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम क्या ले लेते हैं? यूनिटी ले लेते हैं, यानी कि 1 मोल पर लीटर ले लेते हैं। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं रेट कांस्टेंट के की। क्या कह रहे हैं कि रेट कांस्टेंट जो हमारा के होता है ये मेजर होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, कि भाई अगर आप रिएक्शन की स्पीड को पढ़ना चाहते हैं तो उसको मेजर करने का एक तरीका है। जितनी ज्यादा हमारी के की वैल्यू आएगी उतनी ज्यादा रिएक्शन क्या होगी? फास्ट। दूसरा पॉइंट है हर रिएक्शन की अपनी खुद की कुछ के की वैल्यू होती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इस बात का आप खास ध्यान रखें। हमने फैक्टर अफेक्टिंग में ये बात पढ़ी थी साफ साफ कि टेम्परेचर बदलता है तो रिएक्शन पे फर्क पड़ता है। अगर आप टेम्परेचर दोगे, पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे। जितना ज्यादा नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगे रिएक्शन के रेट पे भी उतना फर्क पड़ता है, वो फास्ट हो जाती है। हर 10 डिग्री राइज पे रिएक्शन का रेट जो है वो क्या हो जाता है? डबल। तो कह रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन है तो जब तक हम किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं के की वैल्यू क्या रहेगी? डेफिनेट रहेगी। बट अगर आपने टेम्परेचर में बदलाव किया, अगर आपने क्या किया? टेम्परेचर को चेंज किया, तो सेम रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी? डिफरेंट। लिखा है द वैल्यू ऑफ द के फॉर द सेम रिएक्शन चेंजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलता है, सेम रिएक्शन में ही अगर टेम्परेचर बदलता है तो के की वैल्यू भी बदल जाती है। आगे बोला है द वैल्यू ऑफ द के ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये हमारा क्या है? ये हमारा कांस्टेंट है। तो कह रहे हैं कि जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता। आगे कहा है जो हमारी यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की वो किस पे डिपेंड करती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा अभी अगला ही टॉपिक है। तो जैसे जैसे ऑर्डर बदलता है जो के की यूनिट है वो बदल जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कभी नहीं बदलेगी, वो हमेशा फिक्स रहेगी, मोल पर लीटर, और वो टाइम इनवर्स रहेगा आपका। टाइम सेकंड में है तो सेकंड में रख दो, मिनट में तो मिनट में रख दो, आवर्स में तो आवर्स में रख दो। बट के की यूनिट पल पल बदलती है। जैसे ही रिएक्शन का ऑर्डर बदला के की यूनिट बदल जाएगी। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर हम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले ना हम इस चीज को समझते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। देखिए रिएक्शंस ना इस तरीके से होती है, जैसे कि आपको पता है हमारे आसपास बहुत अलग अलग तरीके की रिएक्शंस होती हैं। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से रेट पे फर्क नहीं पड़ रहा होता, उसको हम कह देते हैं जीरो ऑर्डर। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जब किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से रेट पे फर्क पड़ रहा होता है, उसे हम कह देते हैं फर्स्ट ऑर्डर। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें दो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से रेट पे स्पीड पे फर्क पड़ रहा होता है, उसे हम क्या देते हैं सेकेंड ऑर्डर। तो ऑर्डर हमें क्या बताता है? ऑर्डर एक्चुअल में हमें ये बताता है कि कितने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से रिएक्शन की स्पीड पे फर्क पड़ रहा है। कुछ हमारे एग्जाम्पल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन से रिएक्शन की स्पीड पे फर्क नहीं भी पड़ रहा होता, तो वो जीरो ऑर्डर की कहलाती है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं? जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा
रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। जब आपसे ये बोला जा रहा है कि ऑर्डर बताओ विद रिस्पेक्ट टू ए ओनली, तो ए के रिस्पेक्ट में अल्फा रहेगा। जब आपसे कहा जा रहा है ऑर्डर बताओ विद रिस्पेक्ट टू बी ओनली, तो आप क्या करेंगे, बीटा लिख देंगे। और जब आपसे बोला जाएगा कि ओवरऑल ऑर्डर बताओ, जब आपसे क्या बोला जाएगा कि ओवरऑल ऑर्डर बताओ, तो आप क्या कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा, ये हमारा सम होता है, जोड़ होता है किसका, पावर्स का। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का, जरूरी नहीं अल्फा प्लस बीटा लिखा, कुछ और भी लिखा हुआ हो सकता है। तो कह रहे हैं कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर जो है वो सम होता है पावर्स का, विच टू विच द कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ इक्वेशन आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक बात प्लीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली निकलता है। आप किसी रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते कि इस रिएक्शन का क्या ऑर्डर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए, जैसे अमोनिया है, प्लैटिनम के सरफेस पर, हॉट सरफेस पे मान लो 1170 केल्विन कुछ रहता है इसका टेम्परेचर, रिएक्शन हो रही है और ये दे रहा है N2 प्लस में 3H2। क्या आप इस रिएक्शन को देख के ऑर्डर बता सकते हो? आप कहोगे अच्छा अमोनिया के यहाँ तो 2 है, 2 होगा, नहीं है। सोशियोमेट्री का और ऑर्डर का रिलेशन नहीं होता आपस में कुछ भी। इस रिएक्शन का ऑर्डर 0 है, बताओ, मतलब इस रिएक्शन में जो स्पीड है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही। तो हम किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते उसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है एग्जाम्पल। ठीक है, तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिए, क्या कि ऑर्डर हमेशा कैसे निकलता है, एक्सपेरिमेंटली निकलता है। हम किसी भी रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते कि ऑर्डर क्या है। ये बात भी याद रखिए, ऑर्डर आपका कैसे भी हो सकता है। ऑर्डर आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ऑर्डर आपका 0 भी हो सकता है, ऑर्डर आपका पॉजिटिव तो हो ही सकता है, ऑर्डर आपका फ्रैक्शन में भी आ सकता है, लाइक 1.5, 2.5 ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहद ही आसान है, प्रैक्टिस के लिए डाला है। आपसे क्या है, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर हाफ बी की पावर 3/2 यानी कि 1.5 है। तो आपको ओवरऑल ऑर्डर पूछा है, तो ओवरऑल ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है, सस्ता सुंदर टिकाऊ, अल्फा प्लस बीटा। क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या है हमारा हाफ और बीटा क्या है हमारा 3/2। तो कितना हो गया हमारा, ये 2 का मतलब कॉमन है ना, 2 तो बेस सेम है, तो ये ऊपर वाला ऐड हो गया, तो ये 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया, ओवरऑल ऑर्डर 2। इसका निकालेंगे तो इसका क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर बताइए। ओवरऑल ऑर्डर करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो 3/2 प्लस में -1, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो गया 1/2। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। जैसे ऑर्डर चेंज होता है के की यूनिट भी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कोई रिएक्शन है ए, रिएक्टेंट ए चेंज हो रहा है पी में। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ क्या कहता है कि रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के और उसकी पावर उसका ऑर्डर। ठीक, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है, रेट कांस्टेंट के और जो भी रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन, उसकी पावर, उसका ऑर्डर। ठीक, रेट को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की जगह मैंने सिर्फ क्या लिखा है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू के। अब ये भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं इधर भी कॉन्सेंट्रेशन लिख रही हूँ, इसकी पावर n। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में।
और ये यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा ये अच्छा इसको भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको यहीं पे रखते हैं, तो ये यहीं रहेगा, उधर नहीं भेजेंगे हम। ठीक, इसको मैं उल्टा ऐसे लिख दूँ, के को यहाँ और उसको वहाँ। ठीक है, तो क्या हो गया, ये के को यहीं रखा, इसको यहाँ ले आए, तो क्या बन गया, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम इनटू में, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके क्या हो गया, ये डिवाइड में हो गया। ठीक, अब इसकी पावर क्या है 1, इसको ऊपर लेके जाएंगे, पावर क्या हो जाएगी माइनस में, तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 इनटू में कॉन्सेंट्रेशन की पावर -n डिवाइड बाय टाइम। ठीक, और जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐड करके कंसंट्रेशन की पावर 1 - n अपॉन में टाइम। क्लियर है। अगर हमारे रिएक्टेंट्स जो है वो गैसियस फेज में, अगर रिएक्टेंट हमारे क्या है गैसियस फेज में है, तो उसके लिए हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर को हम एटीएम में मेजर करते हैं तो हम लिख सकते हैं एटीएम की पावर 1 - n अपॉन में टाइम। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से बार के रिस्पेक्ट में है, वो भी करेंगे हम। ठीक है, तो अब देखिए इतना हो गया हमारा। ठीक, तो फॉर जीरो ऑर्डर, अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए बात करें तो जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे k इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - n अपॉन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - 0 डिवाइड बाय टाइम, 1 में से 0 गया, 1 ही बचा। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर, टाइम सपोज अगर आप सेकंड में ले रहे हैं तो सेकंड ले लीजिए, तो क्या आ गया ये आ गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मिनट इनवर्स भी हो सकता है सेकंड की जगह, आर इनवर्स भी हो सकता है। अगर हम बात करें फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या रहेगी 1, तो k हमारा क्या हो गया कंसंट्रेशन की पावर, यहाँ पे पुट करेंगे 1 - 1 अपॉन टाइम। 1 - 1 कितना हो गया 0, जिसकी पावर 0 होती है वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो 1 अपॉन टाइम, यानी कि क्या हो गया ये 1 अपॉन सेकेंड, 1 अपॉन मिनट, 1 अपॉन आर, कुछ भी हो सकता है, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आर इनवर्स। फिर उसके बाद है फॉर सेकेंड ऑर्डर, अगर सेकेंड ऑर्डर के लिए बात करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो ये क्या बन जाएगा k इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - 2 डिवाइड बाय टाइम, तो ये क्या हो गया कॉन्सेंट्रेशन की पावर -1 अपॉन टाइम। ठीक, तो कंसंट्रेशन को आप देखो, चाहो तो यहीं पे वैल्यू पुट कर दो मोल पर लीटर, चाहो तो इसको नीचे ले जाओ कि भाई -1 है, इसको पॉजिटिव में करने के लिए नीचे ले गए। अब कंसंट्रेशन क्या होता है मोल पर लीटर, तो मैंने इसको लिखा मोल पर लीटर, वो लीटर कहाँ चला गया ऊपर चला गया, और इनटू में क्या हो गया सेकेंड, तो क्या बन गया ये बन गया मोल ऊपर जाएगा तो माइनस, लीटर पहले से ही ऊपर है और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ऐसे कर सकते हो या सीधा ऐसे पुट कर सकते थे, ऐसे पुट कर सकते थे कि कॉन्सेंट्रेशन हमने पुट किया है मोल पर लीटर की पावर -1 डिवाइड बाय टाइम हमारा सेकंड में है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि मोल की पावर -1 है, लीटर क्या है 1 अपॉन लीटर -1। अब इसको ऊपर लेके जाओगे -1 और बाहर भी क्या है -1, मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा लीटर, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो लीटर क्या हो गया आपका, लीटर पॉजिटिव में हो गया और सेकंड जब ऊपर जाएगा तो -1 आएगा। ऐसे समझ आ रहा है ऐसे करो, ऐसे समझ आ रहा है ऐसे करो। फिर उसके बाद है लास्ट हमारा फॉर थर्ड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या रहेगी 3, तो k हमारा क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - 3 डिवाइड बाय टाइम, तो क्या आ गया कॉन्सेंट्रेशन की पावर -2 डिवाइड बाय टाइम। अब
कैसे कर लो, ऐसे समझ आता है, ऐसे कर लो, इस मेथड से समझ आता है, ऐसे कर लो। अब कंसंट्रेशन की जगह क्या रखा मैंने, मोल पर लीटर की पावर -2 और नीचे सेकंड तो चल ही रहा है हमारा। तो ये जब खुलेगा तो क्या हो जाएगा, मोल की पावर -1। ये खुलेगा तो क्या हो जाएगा, 1 लीटर की पावर -2, अच्छा -1 बोल दिया मैंने शायद, मोल की पावर -2, 1 लीटर की पावर -2। ये लीटर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीटर की पावर -1, मल्टीप्लाई करोगे माइनस से माइनस कट जाएगा और लीटर की पावर क्या आ जाएगी 2, सेकंड क्या आ जाएगा हमारा इनवर्स। ठीक, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए प्लीज। जहां पर साइड में जगह तो है ही, अगर आपको जो यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर एटीएम में दिया हो तो उसके लिए भी यूनिट निकाल लेते हैं। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, एटीएम की पावर 1 - n अपॉन टाइम। तो जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, 0, तो क्या आ जाएगी के की यूनिट, एटीएम सेकेंड इनवर्स, ये ऊपर चला जाएगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं क्या लगाएंगे फॉर्मूला, एटीएम की पावर 1 - n अपॉन टाइम। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1 हो गई, 1 - 1 क्या हो गया 0, जिसकी पावर 0 वो क्या होता है 1, तो 1/2 यानी कि क्या हो गया, ये भी आपका सेकेंड इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर निकालना चाहें तो क्या रहेगी, फॉर्मूला क्या रहेगा, एटीएम की पावर 1 - n डिवाइड बाय टाइम, और मान लो सेकेंड ऑर्डर है तो 2 हो गया, तो 1 - 2 क्या आ गया -1, तो क्या बन गया, एटीएम की पावर -1 सेकेंड की पावर -1। थर्ड ऑर्डर के लिए अगर हम निकालें तो क्या बन जाएगा, k = एटीएम की पावर 1 - 3 कितना हो जाएगा -2, और टाइम ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी है, जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है ना उस पे बेस्ड है, ऑर्डर निकालना है और यूनिट निकालनी है। तो प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार जल्दी से। From the rate expression of for the following reactions determine their order of reaction and the dimensions of the rate constant। तो सबसे पहले ए पार्ट करेंगे। रेट इज इक्वल टू क्या दिया है इस रिएक्शन के लिए, आपको दिया है K = NO की पावर 2। आपको इसको तो देखने की भी जरूरत नहीं है, इसी से ही आपके दोनों आंसर आ जाएंगे। मैंने कहा था जो कंसंट्रेशन की पावर होती है वही ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर क्या हो गया इसमें, ऑर्डर हो गया 2। अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे कांस्टेंट K की यूनिट। तो देखिए K इधर मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या बन जाएगा K = रेट अपॉन NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो ये कंसंट्रेशन है, मैं इसे कॉन्सेंट्रेशन लिख दूं, NO की जगह कॉन्सेंट्रेशन लिख दूं, तो क्या हो गया कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2। रेट की यूनिट क्या थी, अच्छा यहाँ तो कुछ ऐसा मेंशन भी नहीं कर रखा है कि आपको सेकंड में निकालना है, मिनट में निकालना है कि आवर्स में निकालना है, तो आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं, सेकंड ले लेते हैं। तो रेट की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, ऐसे। ठीक, आप इसको ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं मोल की, जैसे मोल है ना, मोल लीटर इनवर्स, इसकी पावर 2। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो इधर क्या आ जाएगा 2 और इधर क्या हो जाएगा -2। समझ गए, एक मोल से एक मोल कट गया, एक लीटर की पावर -1 से एक -1 कट गया। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मोल की पावर -1, लीटर तो ऑलरेडी -1 है, ऊपर जाके क्या हो गया लीटर, और ये क्या हो गया सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। जिन्हें नहीं समझ में आया एक बार रिपीट में पीछे जाके देखना, आपको समझ आ जाएगा, आसान है। फिर है बी, सेकेंड रिएक्शन में रेट क्या दिया है, सेकेंड रिएक्शन में रेट दिया है हमें, रेट इज इक्वल टू K H2O2 की कंसंट्रेशन एंड I- की कंसंट्रेशन। तो ऑर्डर क्या होता है, पावर का सम, यहाँ पे तो एक ही था, यहाँ पे ये है 2 है, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर हो जाएगा 1 + 1 यानी कि क्या हो गया 2। अब K निकालेंगे, K की यूनिट,
ये मल्टीप्लाई में वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो रेट अपॉन क्या हो जाएगा, ये भी वही कंसंट्रेशन इनटू में कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो गया। ये तो ऊपर वाली यूनिट आ गई, सब ऊपर वाला आ जाएगा। तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और इसके लिए क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स का स्क्वायर, तो -2 और -2, एक मोल से एक मोल कट गया, एक -1 से -1 कट गया, तो मोल की पावर -1, लीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -1। ठीक है, थर्ड पे बढ़ते हैं। थर्ड का ऑर्डर क्या हो गया, जो भी उसकी पावर है, तो थर्ड के लिए ऑर्डर हो गया 3/2। थर्ड के लिए ऑर्डर क्या हो गया, 3/2। अब यूनिट निकाल देते हैं, तो K इज इक्वल टू क्या हो गया, K इज इक्वल टू हो गया रेट अपॉन में कंसंट्रेशन की पावर 3/2। अब देखो रेट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और कंसंट्रेशन क्या रहेगा आपका, मोल की पावर 3/2, मोल अपॉन लीटर होता है ना, तो 3/2 को खोलोगे तो क्या हो जाएगा, मोल की पावर 3/2 और लीटर की पावर भी 3/2। फिर ये लीटर यहाँ ले आओ डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2। समझ गए ना, ठीक। तो मैं क्या लिख रही हूँ, मोल 3/2 और लीटर की पावर -3/2, ऐसे हो गया। अब देखो 3/2 आप समझते हो, 3/2 क्या होता है, 3/2 हमारा 1.5 होता है। ठीक है, ऊपर ले जाओ, मोल की पावर 1, मोल ऊपर गया तो पावर हो गई -3/2, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड, तो 1 प्लस -3/2 प्लस माइनस माइनस है ना, एलसीएम ले लो, तो क्या आ गया 2 - 3, यानी कि माइनस का 1/2 आ गया। और आप ऐसे भी देख सकते हो क्या कि ये 1 था, ये क्या था 1.5, तो ऊपर गया जब 1.5 तो माइनस का हो गया, एक में से 1.5 घटाओगे अगर तो आधा बचेगा माइनस का, तो वही हुआ है। तो मैं सीधा लिख रही हूँ अब इसको, कितना हुआ है ये, मोल की पावर -1/2। अब लीटर पे आते हैं, लीटर क्या है हमारा, ऊपर लीटर है, ऊपर -1, और ये लीटर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो गया 3/2 प्लस का। अब देखो माइनस का 1 प्लस 3/2, इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस का 2 प्लस का 3 एलसीएम लेके, तो ये आ गया 1/2। तो लीटर क्या आ गया हमारे पास, प्लस का 1/2, और सेकंड इनवर्स तो चल ही रहा है ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये हमारा थर्ड था। अब हम आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ क्या है हमारा, इसकी पावर कुछ नहीं है, तो जिसकी पावर कुछ नहीं होते उसे 1 मान लेते। तो फोर्थ में ऑर्डर क्या है हमारा, ऑर्डर है 1। यूनिट निकालेंगे, के को यहीं रखो, कंसंट्रेशन को वहाँ ले जाओ, तो ये हो गया रेट अपॉन में कंसंट्रेशन की पावर 1। तो रेट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। मोल से मोल कट गया, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कट गया, क्या आ गया ये आ गया सेकेंड इनवर्स। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए प्लीज। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इस एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, इससे ऊपर एक लाइन भी थी, वो मैंने लिखी नहीं क्योंकि वो किसी काम की थी नहीं। ठीक है, तो रेट एक्सप्रेशन दिया है, रेट इज इक्वल टू के, प्रेशर दिया है आपको डाइमिथाइल ईथर का, और उसकी पावर, उसका ऑर्डर दिया है। आपसे कहा है कि अगर प्रेशर को हम बार में मेजर करें और टाइम को अगर हम मिनट में मेजर करें, तो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। दो चीजों की यूनिट आपसे पूछी है, रेट की एंड रेट कांस्टेंट की। रेट हम क्या निकालते हैं, जब भी रेट की बात करते हैं हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट कुछ हमारे ऐसे रिएक्टेंट होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन नहीं दी होती, जिनका प्रेशर दिया होता है, और बोला है कि उसका प्रेशर देके आपको कि भाई वो प्रेशर हम किस में मेजर कर रहे हैं, बार में। तो कंसंट्रेशन की जगह क्या आ जाएगा, बार, और कह रहे हैं टाइम को आप क्या ले लो, मिनट में। तो रेट की यूनिट तो क्या बन गई, रेट की यूनिट आपकी बन गई बार मिनट इनवर्स। अब निकालेंगे रेट कांस्टेंट की यूनिट।
रेट कांस्टेंट के की यूनिट निकालना है, ये मल्टीप्लाई में है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो के इज इक्वल टू रेट अपॉन प्रेशर किस में लेना है, बार में। ठीक है, अब उसके बाद रेट की यूनिट क्या निकाली है हमने, रेट की यूनिट निकाली है बार मिनट इनवर्स, और प्रेशर था, प्रेशर को किस में लेना था, बार में तो लेना था। साथ के साथ यहाँ पे इसकी पावर दी गई है, कितनी दी गई है 3/2, तो ये क्या हो गया बार 3/2। ठीक है, अब उसके बाद ऊपर ले जाएंगे इसको। आप देखो बार यहाँ पे क्या है पावर 1 और यहाँ पे क्या है 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, 1.5। आप 1 से 1 काट सकते हो, यहाँ पे आधा बचेगा, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो बार माइनस का आधा और क्या हो गया मिनट इनवर्स। ऐसे समझ नहीं आता तो आप ऐसे कर लो, बार मिनट इनवर्स था ही, यहाँ पे क्या है बार की पावर 3/2, उसे ऊपर ले जाओ, ऊपर है बार की पावर 1, ये ऊपर जाएगा बार की पावर प्लस का 3/2, ऊपर जाके क्या हो गया माइनस का 3/2। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी ऐड, तो 1 प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस माइनस। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2 एकम 2, ये इससे डिवाइड हो गया 1 पे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपका माइनस का 1/2। तो बार की पावर माइनस का 1/2 मिनट इनवर्स। ऐसे समझ आता है तो ऐसे कर लो। ठीक है, नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी नहीं है बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने इसको स्टैंडर्ड बुक से लिया है, बहुत ही अच्छी बुक है वो। ठीक है, तो जेई मेंस जेई एडवांस के बच्चे उस बुक को फॉलो करते हैं, तो मुझे काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन लगा ये। और ऐसा इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं है कि आपका स्कूल का टीचर इस क्वेश्चन को ना दे सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो हम ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आपके स्कूल में बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, देखो आपसे कहा है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको निकालनी है अगर वो nth ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। अब उसने तो 0, फर्स्ट, सेकंड कुछ ना पूछ के क्या पूछ लिया nth ऑर्डर होता है ना। अब क्या होता है बुक में हम जनरल फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर निकाल देते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो बस हो गया। अब जो एग्जामिनर होता है वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकता है कि अच्छा चलो बच्चे ने 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर तो खुद भी निकाल के देखा है, इसके टीचर ने भी बताया होगा और पता होता है इनको बुक में से पढ़ने के बाद। अब देखते हैं nth ऑर्डर निकालने में बच्चा कैपेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत आसान सा है, इसमें कुछ है ही नहीं। ओहो, मार्कर की इंक, 1 मिनट में दूसरा मार्कर ले लेती हूँ। चलिए हाँ, तो रेट लॉ क्या कहता था, क्या कहता था रेट लॉ? रेट लॉ क्या कहता था कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, उसकी पावर उसका ऑर्डर होता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट के आ जाता है, तो के इंटू में कॉन्सेंट्रेशन की पावर हम कुछ n लिख देते हैं। ठीक, फिर के की यूनिट निकालनी होती थी, ये मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या हो जाएगा ये डिवाइड, तो रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। अब मैं n को n ही रखूंगी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला है वो nth ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। अब k इज इक्वल टू रेट क्या होता है, रेट होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है हमारा, कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर और इसकी पावर क्या है n। ठीक, अब इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, k इज इक्वल टू मोल लीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1 मोल की पावर n लीटर, ऐसे है ये, कैसे है 1/n की पावर 1/L की पावर n, तो ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा L की पावर माइनस का n, और ठीक है ये चल ही रहा है। अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मोल की पावर 1 तो था, अब इसको ऊपर लेके आ गए तो क्या है मोल की पावर -n, तो क्या बन गया, ये बेस सेम था तो पावर ऐड हो गई मोल की पावर 1 -n। फिर लीटर क्या था, लीटर ऊपर -1 था नीचे -n था,
उसको ऊपर लेकर आए तो l की पावर पॉजिटिव का n बन गया, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो हम लिख सकते हैं n-1, ठीक। और सेकेंड इनवर्स तो है ही। तो अब देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-n, सेकेंड इनवर्स, क्या है इसका आंसर? फोर्थ। देखो हो सकता है आपको पेपर में ऑप्शन दे दे और हो सकता है कि पेपर में ऑप्शन ना भी दे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सॉल्व करके हमारा ये आंसर आता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए प्लीज़।